देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे बोल रहा है कि इफ ई एम जे एंड जी डिनोट एनर्जी, मास, एंगुलर मोमेंटम एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देन ये जो आपको टर्म गिवन है ई जे स्क्वायर अपॉन एम टू द पावर 5 जी स्क्वायर, इस पूरे के पूरे टर्म की डायमेंशन क्या होगी ये कैलकुलेट करना है। तो आपको पहले तो यहाँ पर ये समझना था कि क्या आपको यहाँ पर जितने भी टर्म्स यूज हो रहे हैं उन सब की डायमेंशंस पता है। ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है कि नहीं पता हो। तो सबसे पहले एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ये डायमेंशन होती है एनर्जी की, है ना। तो एनर्जी की डायमेंशन है ये। मास की डायमेंशन, तो मास की डायमेंशन तो सिंपली कैपिटल एम ही होगी, है ना। एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन क्या होती है, इसके लिए मैंने आपको हिंट दिया था। यहाँ पर देखिए ये दिया था क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर। तो एंगुलर मोमेंटम अगर आप लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम, मैं ऐसे लिख रहा हूँ इलेबोरेट करके, एंगुलर मोमेंटम की जो डायमेंशन होगी ये इक्वल होगा एम, एंगुलर मोमेंटम है एम वी आर, तो इसकी डायमेंशन लिखनी है आपको। तो एम वी मीन्स एल टी माइनस वन एंड आर मीन्स अगेन एल। बताइए इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या है बेटा, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, दिस इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, ठीक है। तो ये डायमेंशन थी एंगुलर मोमेंटम की। देन जे क्या है, जे, तो जे यहाँ पर आपको एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया गया, तो ये जे है। जी क्या है, तो आपने क्या ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है, कभी सुना है, पढ़ा है ना हमने, बताइए। इस फॉर्मूले से जी को कैसे लिखेंगे, एफ आर स्क्वायर, एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू। एफ फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस टू। आर इज लेंथ, तो यहाँ पर एल स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू मासेस, एम स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू, ये एक्सप्रेशन मुझे यहाँ पर एक दिख रहा है, बताइए ठीक है क्या। तो जी की डायमेंशन कितनी मिल रही है, तो ये मिल रही है आपको। सारे टर्म्स यहाँ पर दिख रहे हैं। अब इन सबके हेल्प से ये जो हमने एक्सप्रेशन फॉर्म किया हुआ है ई जे स्क्वायर अपॉन एम टू द पावर 5 जी स्क्वायर, वैल्यूज रखते हैं सबकी, सभी की डायमेंशन रखते हैं इस रिलेशन के अंदर। तो ई एनर्जी एम एल टू टी माइनस टू, एंगुलर मोमेंटम एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, देन इसकी पावर टू डिवाइडेड बाय एम टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर, सो एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू, देन इसका स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए ऊपर ये m की पावर 1 था, इधर m स्क्वायर था, तो m क्यूब बना है ऊपर। अपॉन में देखिए यहाँ m की पावर माइनस टू बनेगा एंड m की पावर 5 है, तो अपॉन में क्या बना, m क्यूब बना। सिमिलरली l की पावर देखिए ऊपर l स्क्वायर एंड l की पावर यहाँ पर 4, कितना बनेगा, l की पावर 6। अपॉन में देखिए यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि l क्यूब था, देन इसका भी स्क्वायर था, तो अगेन ये क्या बनेगा, l टू द पावर 6। देन यहाँ पर देखिए t की पावर माइनस टू, टी की पावर माइनस टू, सो t की पावर माइनस 4। अपॉन में देखिए t की पावर माइनस 4, तो यहाँ पे भी t की पावर माइनस 4 ही बना है। क्या आ गया, सॉल्व कर रहे हैं तो m0 l0 t0, बताइए ऐसे ही कुछ आ रहा है ना। ये डायमेंशन आपको क्या दिख रही है कि इस पूरी की पूरे एक्सप्रेशन की जो डायमेंशन है वो तो जीरो आ गई, मतलब डायमेंशन लेस क्वांटिटी है ये। अब डायमेंशन लेस क्वांटिटी अगर ये है तो बताइए ऑप्शन में से कौन सी क्वांटिटी ऐसी है जिसकी डायमेंशन नहीं होती, तो बी ऑप्शन, गूगल। है ना। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फोर्स का एक्सप्रेशन गिवन है आपको ए एक्स प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी, वेयर एफ इज फोर्स। एफ फोर्स है, एक्स
डिस्टेंस है एंड टी टाइम है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द AC बाय BT स्क्वायर? अब हमें AC बाय BT स्क्वायर इस पूरे के पूरे टर्म की डायमेंशन निकालनी है। अब अगर इसकी डायमेंशन निकालनी है तो हमें क्या चाहिए, हमें A की डायमेंशन पता होनी चाहिए, C की डायमेंशन पता होनी चाहिए, B की डायमेंशन पता होनी चाहिए, T की डायमेंशन तो पता है कि वो टाइम है ना। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डायमेंशन F की होगी वही डायमेंशन AX की होगी, है ना। बताइए, क्लियर है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आप AX को इस तरफ लेकर के आएंगे तो F माइनस AX लिखा होगा, तो इसका मतलब है कि F और AX दोनों की डायमेंशन सेम होगी, तभी तो सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो डायमेंशन ऑफ F इज सेम एज डायमेंशन ऑफ AX। तो डायमेंशन ऑफ AX को मैं ऐसे दो पार्ट में लिख सकता हूँ कि डायमेंशन ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशन ऑफ X, लिख सकते हैं ऐसे। इस एक्सप्रेशन से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से आप बोलेंगे कि F की डायमेंशन होती है MLT माइनस 2, A की डायमेंशन हमें कैलकुलेट करनी है, X इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस की डायमेंशन L। तो A की डायमेंशन कितनी आ रही है, MT माइनस 2, ये मुझे A की डायमेंशन मिल गई। यहाँ से मुझे B की डायमेंशन भी चाहिए, तो बताइए इस टर्म की डायमेंशन वही होगी जो इसकी है, एंड इसकी डायमेंशन वही है जो F की है। तो आप यहाँ पे अगेन बोलेंगे कि F की जो डायमेंशन है वही BT स्क्वायर की डायमेंशन है। F की डायमेंशन कितनी है, MLT माइनस 2, देन डायमेंशन ऑफ B इंटू डायमेंशन ऑफ T स्क्वायर, ये बनेगा। इस एक्सप्रेशन से डायमेंशन ऑफ B मुझे कितनी मिली, MLT माइनस 2 डिवाइडेड बाय T स्क्वायर, तो T माइनस 4, दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ B। बताइए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, मुझे B की डायमेंशन भी मिल गई है, मुझे C की डायमेंशन चाहिए, तो C की डायमेंशन तो वही है जो F की है, तो डायमेंशन ऑफ C इज ऑल्सो इक्वल टू MLT माइनस 2। मैंने सारे टर्म्स की डायमेंशन निकाल दी है, AX बाई BT स्क्वायर इस टर्म के अंदर रख देता हूँ। तो डायमेंशन ऑफ AC बाय BT स्क्वायर AMT माइनस 2 है, C MLT माइनस 2 है, अपॉन B MLT माइनस 4 है, एंड T स्क्वायर, ये बन रहा है, ओके। इस टर्म को सॉल्व करिए, M से M कैंसिल हो रहा है, ऊपर M की एक वैल्यू बची है, M की एक पावर सिंगल पावर बची है। ऊपर आपको दिख रहा है कि L लिखा है, नीचे क्या लिखा है, L लिखा है, ये भी कैंसिल हो गया, ओके। देन देखिए ऊपर t की पावर माइनस 4 था, t की पावर माइनस 4 भी कैंसिल हो गया। तो सिंपली यहाँ पर L की पावर तो 0 है, M की पावर 1 है, एंड t की पावर माइनस 2 है। बताइए कौन सा आंसर सही हो गया, तो M1 L0 t माइनस 2, बी ऑप्शन सही हो गया, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 14 पूरा का पूरा कंप्रहेंशन था, तो 12 से लेकर के 14 सारे ही देखने पड़ेंगे, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। बताइए कोई डाउट है अगर इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में, आगे आपको समझ में आया आपको ये क्या हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं पहले। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन दिस। तो आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है कि फोर्स इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली वेरी कर रहा है विद द टाइम, ठीक है, ओके। ए ओमेगा के ये सारे डायमेंशन लेस भी हो सकते हैं या डायमेंशनल वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, हमें एग्जैक्टली नहीं पता है। आपसे पूछा, बताइए कि डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ए के सेम एज दैट ऑफ। ए के जो टर्म आपको दिख रहा है इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो पहले ए के की डायमेंशन देखने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि क्या ये एक मैथमेटिकल टर्म है, क्या ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है। आंसर दीजिए भाई, चैट के थ्रू भी आंसर दे सकते हैं। क्या ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी डायमेंशन कोई भी नहीं होगी, कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। क्या ये मैथमेटिकल फंक्शन है, तो ये भी डायमेंशनलेस है। एंड अगर ये दोनों ही क्वांटिटीज डायमेंशनलेस हो गई, तो अब आपको क्या दिख रहा है, एलएचएस की जो डायमेंशन है फोर्स की, है ना, वही डायमेंशन होगी डायमेंशन ऑफ ए के इक्वल। तो फोर्स की डायमेंशन एंड ए की डायमेंशन, दोनों की डायमेंशन सेम है, एंड कितनी होगी,
तो एम एल टी माइनस टू होगी। ये पॉइंट एक क्लियर हुआ है। और क्या हम बता सकते हैं इसके साथ साथ, तो इसके साथ साथ देखिए हम एक चीज और बता सकते हैं। यहाँ पर देखें अगर, तो साइन के अंदर जो भी फंक्शन लिखा होगा, मैंने आपको ये बताया था साइन के अंदर जो भी लिखा होगा वो सिंपली एंगल होगा ना। बताइए, इस साइन के अंदर जो भी लिखा है वो तो एंगल होगा, एंड अगर एंगल है तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, 1 मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा टी टर्म एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, इसकी डायमेंशन भी 0 होनी चाहिए, तो ये भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ओमेगा अननोन था, टी तो हमें पता ही है, दिस इज टाइम, तो इसकी डायमेंशन तो पता थी ही। यहां से बताइए कि ओमेगा की डायमेंशन कितनी मिली है, तो दिस इज m0 l0 t माइनस 1। अब टाइम से जाकर के डिवाइड करेंगे, टी से डिवाइड करेंगे तो टी टू द पावर माइनस 1 बन रहा है। ठीक है, हमने ओमेगा की डायमेंशन भी निकाल दी है, हमने ए की डायमेंशन भी निकाल दी है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है एडिशनली, आप बोल सकते हैं कि अब हमारे पास ऑप्शन है, अब हमारे पास एक के अननोन दिख रहा है, तो के की डायमेंशन निकालते हैं। तो आपको ये जो टर्म दिख रहा है इसको देखिए क्या है, क्या लिखा है बताइए, ये ई की पावर में क्या फिर से, लिखा अरे फिर भी मैंने, है, ई की पावर में लिखा है माइनस का ओमेगा टी बाई ए के। बेटा म्यूट कर लो, ई की पावर माइनस ओमेगा टी बाय ए के। तो ये जो टर्म आपको दिख रहा है ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा, क्योंकि पावर है, एंड पावर कैसी होगी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। ये भी मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। तो अभी बताइए कि ओमेगा टी बाई ए के अगर ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है ना, ओके ऐसे लिख सकते हैं। इसके अलावा यहां से ओमेगा टी तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ही, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ओमेगा टी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो यहाँ पर जो ए के है ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होनी चाहिए, क्योंकि दो डायमेंशनलेस क्वांटिटी का जो रेशियो होगा वही तो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो सकता है, तो ए के भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। बताइए, ठीक है, ये पॉइंट मैंने यूज कर लिया डायरेक्टली। देन ए फोर्स की डायमेंशन के इक्वल है, तो के की डायमेंशन क्या होगी, जब आप इसको इस तरफ भेजेंगे तो ये क्या बन रहा है, देखिए ये 1 अप, देखिए यहाँ पर इसको ऐसे लिख देता हूँ, ए का मतलब है दिस इज एम एल टी माइनस टू, ए की डायमेंशन तो इतनी थी, इनटू डायमेंशन ऑफ के, दिस इज इक्वल टू एम जीरो एल जीरो टी जीरो। तो ये के की डायमेंशन आपको कितनी मिल रही है, दिस इज एम माइनस वन एल माइनस वन टी स्क्वायर। इसमें कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक, यहाँ से मैंने के की वैल्यू निकाल दी, ओमेगा पता चल गया, ए पता चल गया है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो कंप्रेहेंशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनके साथ बेनिफिट यही होता है कि आप अगर सॉल्व कर लेंगे तो ऑलमोस्ट सारे आंसर एक साथ ही आ जाते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ए के इज सेम एज दैट ऑफ, तो ए के जो टर्म आपको दिख रहा है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला किसके इक्वल होगा। ऑप्शंस देखिए, ए के कैसी क्वांटिटी है, आंसर दीजिए भाई, ए के कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस, एंड अगर डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि एंगल भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशन सेम होगी इसकी। एफ बाई ए, एफ और ए दोनों की डायमेंशन सेम है अगर, तो एफ बाई ए भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो ये भी ऑप्शन सही हो गया। ओमेगा टी, ओमेगा टी भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो ये भी ऑप्शन सही हो गया। तो अल्टीमेटली यहाँ पर हमें अगर सिंगल करेक्ट आंसर होगा तो क्या देना पड़ेगा आंसर, ऑल ऑफ दीज, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर के टी इज। अब के टी की डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो के टी का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर कैलकुलेट करना है तो डायमेंशन ऑफ के टी इक्वल होगा, डायमेंशन ऑफ के क्या है, एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय टी, so m minus 1 l minus 1 t minus 1, this is the answer। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो m minus 1 l minus 1 t minus 1, कोई ऑप्शन है ऐसा, m minus 1 l minus 1 एंड इनटू t। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये माइनस वन नहीं है, माइनस वन नहीं है, प्लस टू था, तो ये कितना बन रहा है, टी क्यूब बन रहा है, टी क्यूब आ गया है, m minus 1 l minus 1 एंड t क्यूब, दिस इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ये वाला, ए ऑप्शन।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे फाइनली हम लोग पहुंच रहे हैं कि अगर आपको कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं, इनमें से कौन सा मीनिंगफुल क्वांटिटी नहीं होगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। तो आपको यहाँ पर चेक करना होता है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जहां पर वैलिड दिख रहा है आपको, वो मीनिंगफुल क्वांटिटी होगी। एंड अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वायलेट होता हुआ दिख रहा है, तो वो मीनिंगफुल क्वांटिटी नहीं हो सकती, वो रिलेशन पॉसिबल नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पर समझिए, बताइए कौन सी क्वांटिटी आपको होमोजीन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करती हुई नहीं दिख रही है, कौन सा ऑप्शन है बताइए। तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, आपको हर एक टर्म को चेक करना पड़ेगा। समझिए यहाँ पर एफ प्लस ए बाई ओमेगा टी, इसको चेक करते हैं। तो एफ फोर्स की डायमेंशन थी, इसके साथ में आप जो क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं उसकी डायमेंशन भी फोर्स की डायमेंशन के इक्वल ही होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं क्या? यहाँ पे मैं एक ऑप्शन आपको पहले करके दिखा रहा हूँ, एफ प्लस ए बाई ओमेगा टी ये लिखा है, तो मैं बोल रहा हूँ इसकी जो डायमेंशन होगी वही डायमेंशन इसकी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो एफ की डायमेंशन पता है, इसकी डायमेंशन कितनी होगी ये समझिए। तो ये वाला जो टर्म है इसकी डायमेंशन लिखेंगे तो आप क्या बोलेंगे, डायमेंशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी। डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी तो आपको पता है जीरो है, क्योंकि डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बाई ओमेगा टी में से जो डायमेंशन ए की है वही इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन की है, एंड ए की डायमेंशन फोर्स के इक्वल ही है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये तो करेक्ट हो गया, ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं ये तो करेक्ट हो गया। मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। हमसे पूछा है विच मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज नॉट मीनिंगफुल अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो ये मीनिंगफुल है। अभी आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वैलिड दिख रहा है, इट मींस ये हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट टर्म एफ के प्लस ओमेगा टी, एफ के प्लस ओमेगा टी अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, एफ की डायमेंशन और के की डायमेंशन दोनों का जो प्रोडक्ट है वही होना चाहिए ओमेगा टी की डायमेंशन के। ओमेगा टी तो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ही, एफ के की डायमेंशन भी आपको जीरो मिले अगर, तो ये ऑप्शन जो है बी, ये आप बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करेगा। समझ पा रहे हैं क्या मेरी बात? बताइए। बेटा समझ में आ रही है मेरी बात? आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। तो अभी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, समझिए सर, यहाँ पर ये जो टर्म था, इस टर्म से आपको क्या दिख रहा है कि के की डायमेंशन वही है जो ए की डायमेंशन का इनवर्स जो है वही के की डायमेंशन है, एंड ए की डायमेंशन का इनवर्स का मतलब क्या हुआ, या फिर इसको डायरेक्टली हम एक और काम कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो टर्म आपको दिख रहा है, ये जो टर्म, इसमें देखिए ए के आपको कैसा दिख रहा है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी दिख रहा है ना, एंड मैं बोल रहा हूँ कि ए की जो डायमेंशन है वही एफ की डायमेंशन है, तो मैं ए की जगह एफ लिख सकता हूँ, तो एफ के इज ऑल्सो अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो आप डायरेक्टली यहाँ से बोल सकते हैं कि ऑप्शन बी भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है, सो दैट इट इज नॉट आवर आंसर, है ना? ओके, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, नेक्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे, एफ अपॉन ओमेगा टी। तो एफ बाई ओमेगा टी, आपको ओमेगा टी तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो सिंपली इस वाले एक्सप्रेशन की डायमेंशन फोर्स के इक्वल 1 बाई के की डायमेंशन कितनी है, तो के की डायमेंशन मैंने अभी आपको बताया था कि बेसिकली जो फोर्स की डायमेंशन है उसके रेसिप्रोकल की इक्वल होगी, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर आपको डायमेंशनलेस मिल रहा है। तो 1 बाई के की डायमेंशन फोर्स के इक्वल है, तो ये वाला एक्सप्रेशन भी फोर्स की डायमेंशन के इक्वल है, एंड ये भी फोर्स की डायमेंशन के इक्वल है, तो सिंपली ये भी हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फॉलो हो रहा है। लास्ट ऑप्शन को चेक करिए, अब लास्ट ऑप्शन चेक करिए क्या हो रहा है, एफ प्लस ए के। एफ तो फोर्स की डायमेंशन है, ए के को और चेक करिए, ए के की डायमेंशन तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो यहाँ पर जाकर के आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फेल होता हुआ दिख रहा है कि फोर्स की डायमेंशन के साथ आप एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी को ऐड नहीं कर सकते। तो ये जो ऑप्शन है ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो नहीं कर रहा, सो दैट ये हमारा आंसर है। ठीक है, बताइए क्या आपको ये समझ में आ रहा है आंसर, सॉल्यूशन? यस सर। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं फिर। The frequency of oscillation of an object of mass small m suspended by end of spring of force constant k is given by। तो अल्टीमेटली ऊपर का जो एक्सप्रेशन है उसकी हमें ज्यादा अभी समझने की जरूरत नहीं है कि ये क्या बोला है इन्होंने। अभी मुझे ये समझ में आ रहा है अल्टीमेटली कि फ्रिक्वेंसी जो है वो इस तरह से रिलेटेड है इन दो क्वांटिटीज के साथ। कौन कौन सी क्वांटिटीज है यहाँ पर, सी तो डायमेंशनलेस है,
ये बोल दिया है क्वेश्चन के अंदर ही। m इज द मास एंड k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए पहले तो इस क्वेश्चन को करने के लिए। क्या आपने कभी सुना है स्प्रिंग कांस्टेंट? नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, अभी आपको मैं बता देता हूँ फिलहाल, फिर आते हैं इस पॉइंट पे कि ये कहाँ से आया। स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है वो इस तरह से रिलेटेड होता है फोर्स के साथ। अगर हम किसी स्प्रिंग को पुल कर लें, देखिए इस किसी स्प्रिंग को मैंने क्या कर दिया, इस तरह से पुल करके इसके अंदर कुछ एक्सटेंशन ले आया हूं मैं। तो आपको पता है ना, आप अगर एक स्प्रिंग को एक एंड को फिक्स करिए, दूसरे एंड को पुल करेंगे, तो आपको क्या वहां पर एक्सपीरियंस करने को मिलेगा कि ये जो स्प्रिंग है ये वापस से अपनी लेंथ को नॉर्मल करना चाहती है। ऐसे ही होता है ना, बताइए। तो इन दैट केस जो फोर्स लग रहा होगा वो इस तरह से रिलेटेड होता है एक्स के साथ, एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग के साथ। तो ये जो के है बेटा, दिस इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू सिंपली एफ बाई एक्स होती है। एफ इज द फोर्स mlt minus 2 and divided by L, this is the spring constant, so mt minus 2। ये वैल्यू यहाँ पर हम यूज करेंगे k के लिए, k की डायमेंशन के लिए, सॉरी k की डायमेंशन के लिए हम ये वैल्यू यूज करेंगे। x एंड y की वैल्यूज हमको चाहिए, तो x एंड y की वैल्यूज कैसे निकालेंगे? तो सिंपली डायमेंशन का यूज करते हैं, दोनों तरफ की डायमेंशन लिख देते हैं। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो 1 बाई टाइम पीरियड होता था, है ना। तो एलएचएस की डायमेंशन क्या होगी, m0 l0 t माइनस 1। बताइए, ऐसे ही होगा ना। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होगी, 1 बाई टी। आरएचएस की डायमेंशन लिख रहे हैं तो सी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, स्मॉल m मास है तो मास की पावर x हो गया, एंड स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई, इसकी डायमेंशन mt माइनस 2, देन इसकी पावर y हो गया। इसको रीअरेंज कर दीजिए, m की पावर x प्लस y मिल रहा है एंड t की पावर माइनस 2y मिल रहा है। बताइए ठीक है, ओके। ये एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, कंपेयर कर दीजिए, कंपेयर करेंगे दोनों तरफ तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर कि x प्लस वाई 0 है, देन l तो दोनों तरफ ही 0 है, देन माइनस का 2y माइनस 1 है, यहाँ से y की वैल्यू आपको 1/2 मिल जाएगी। y कितना है, 1/2। y 1/2 है तो इस एक्सप्रेशन के अंदर x प्लस 1/2 इक्वल है 0 के, तो x की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/2। आंसर क्या हो गया, माइनस 1/2 प्लस 1/2, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। वंडरवॉल्स गैस इक्वेशन आपको गिवन है, ये देखिए इस तरह से। इसको आपने कभी सुनी है ये इक्वेशन? बताइए कि आपने ये इक्वेशन कभी सुनी है? सुनी तो होगी डेफिनेटली, यूज नहीं आया होगा आपके सामने, हो सकता है। सो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं वंडरवॉल्स गैस इक्वेशन। डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट ए एज गिवन अबव आर। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर हमें ए की डायमेंशन बतानी है। तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट दिख रहा होगा कि जो प्रेशर की डायमेंशन होगी वही डायमेंशन इस टर्म की होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए बाई वी स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन क्या आप समझ पा रहे हैं? होगा ना, दोनों टर्म सेम ही होंगे ना, डायमेंशन दोनों की सेम ही होगी, तभी तो आप उनको ऐड कर रहे हैं। ओके, डायमेंशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, कोई बता सकता है प्रेशर क्या होता है? तो फोर्स अपॉन यूनिट एरिया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, या फोर्स अपॉन एरिया, ऐसा आपने सुना होगा कहीं पर, पढ़ा है ना ऐसा। तो हम प्रेशर का इसी एक्सप्रेशन को यूज कर लेते हैं, तो फोर्स अपॉन एरिया, ये होता था प्रेशर। देन ए अननोन है, वी इज द वॉल्यूम, ये वॉल्यूम होता है। वंडरवॉल गैस इक्वेशन अगर आपने सुनी है तो अच्छी बात है, नहीं सुनी है तो मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूँ अभी फिलहाल। ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ गैस, जिसके लिए हम इस इक्वेशन को यूज कर रहे हैं। तो दिस इज सिंपली वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम का स्क्वायर लिखा है। ए की डायमेंशन इक्वल है एफ की डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ ए। सारी वैल्यूज रख देते हैं,
ए की डायमेंशन इक्वल होगी डायमेंशन ऑफ एफ एम एल टी माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर। तो वी वॉल्यूम की डायमेंशन एल क्यूब होती है एल बी एच वाले रिलेशन से। तो एल टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया कितना हो जाएगा? तो एरिया हो जाएगा एल स्क्वायर। ये टर्म आपको क्या मिल रहा है? तो एम देखिए ये क्या बन गया, ऊपर एल की पावर 7 था अपॉन एल स्क्वायर था, एल टू द पावर 5 टी टू द पावर -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्मॉल ए। बताइए ठीक है, ऐसा कुछ रिजल्ट मुझे मिल रहा है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी ऑप्शन। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, which of the following combination of three-dimensionally different physical quantities p q r can never be a meaningful quantity? It simply means कि कौन सी जो इक्वेशन, कौन सा एक्सप्रेशन यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अगेंस्ट हो सकता है या उसको फॉलो नहीं कर रहा है। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको अगेन सेम चीज ही हमें फॉलो करनी है जो इसके पहले हमने किया है। देखिए पी क्यू माइनस आर, ये एक टर्म आपको लिखा हुआ दिख रहा है पी क्यू माइनस आर। अब पी एंड क्यू दो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशन से डिफरेंट है। तो ऐसा हो सकता है कि उन दोनों की डायमेंशन का जो प्रोडक्ट हो वो आर की डायमेंशन के इक्वल हो। तो पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि पी क्यू माइनस आर पॉसिबल है ना? तो ये हमारा आंसर नहीं है। पी क्यू बाई आर, अब पी क्यू बाई आर इस सेकंड ऑप्शन को चेक करें तो पी एंड क्यू दो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, इनको हम थर्ड डिफरेंट क्वांटिटीज डिवाइड करेंगे अगर तो कोई क्वांटिटी बन सकती है। तो इसमें भी हम यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करके कुछ भी नहीं बता सकते, तो मतलब ये पॉसिबल है। थर्ड ऑप्शन आपको जो दिख रहा है इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखेगी। जब आप इस एक्सप्रेशन को देख रहे हैं तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? पी एंड क्यू दो क्वांटिटीज के बीच में सब्सट्रैक्शन हो रहा है, एंड सब्सट्रैक्शन हो रहा है इट सिंपली मींस कि दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए थी, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो ये डिफरेंट है। इसका मतलब p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय r, इसमें से ये वाला जो टर्म है ये पॉसिबल ही नहीं है। एंड अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ये इनकरेक्ट हो गया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंगली। इट सिंपली मींस कि दिस विल नेवर बी अ मीनिंगफुल क्वांटिटी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और चेक कर लेते हैं। हो सकता है कि मोर देन वन करेक्ट हो, तो इस ऑप्शन को चेक करते हैं, पी आर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू आर। तो पी आर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू आर। अब ऐसा हो सकता है कि पी एंड आर ऐसी क्वांटिटी, पी एंड आर दोनों ही क्वांटिटीज का जो प्रोडक्ट हो, उस प्रोडक्ट की जो डायमेंशन हो वो क्यू के इक्वल हो। बिल्कुल हो सकता है ऐसा। तो यहाँ पर आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर ले जाएंगे उस बेसिस पे। देन उसको हम अगर क्यू आर से डिवाइड करेंगे तो कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो अल्टीमेटली ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये भी पॉसिबल है, इसको हम रॉन्ग प्रूफ नहीं कर पा रहे। तो एक ही आंसर हमारे पास है, ऑप्शन सी। ठीक है, बताइए। तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो बहुत ही कॉमनली आपको क्वेश्चन के अंदर दिख सकते हैं उनकी बात करने जा रहा हूं मैं। तो स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। तो मैं क्वांटिटी बताऊंगा, उसका कोई एक रिलेशन बताऊंगा, देन उस रिलेशन से मैं डायमेंशन की बात करूंगा। तो फर्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पता भी होगी आप लोगों को, जनरली हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं या स्मॉल एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होती है? 1 टाइम पीरियड के इक्वल होती है। आप अगर डायमेंशन लिखेंगे यहाँ से तो डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको कितनी मिल रही है? t-1। बताइए ठीक है। बताओ बेटा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, वेलोसिटी या स्पीड। वेलोसिटी या स्पीड। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन तो आपको पता है, वेलोसिटी क्या होती थी? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पे डिस्टेंस के लिए मैंने x यूज कर लिया है, टाइम के लिए मैंने t यूज कर लिया है। डायमेंशन लिखेंगे अगर आप वेलोसिटी की, तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या मिल रही है? तो डिस्टेंस अपॉन टाइम l/t, तो l t-1।
नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होगी? तो एक्सेलरेशन क्या होता था? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, सॉरी टाइम इंटरवल। तो अल्टीमेटली वेलोसिटी एंड चेंज इन वेलोसिटी दोनों की डायमेंशन तो सेम ही होगी ना। तो वेलोसिटी की डायमेंशन ऊपर लिखी, नीचे टाइम की डायमेंशन है। वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी है? lt माइनस 1 डिवाइडेड बाय t एडिशनल, तो lt माइनस 2। तो यहां से आपको डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन मिलेगा lt माइनस 2। नेक्स्ट इज लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम वर्ड आपने सुना है कभी? डेफिनेटली सुना है, आपने रिलेशन भी पढ़ा होगा मोमेंटम का। p से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना होता है? तो m इंटू वी। कोई m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो m इंटू वी इज द लीनियर मोमेंटम फॉर नाउ। डायमेंशन लिखेंगे अगर आप मोमेंटम की, तो आपको क्या मिल रहा है? मास m, वेलोसिटी lt माइनस 1। so this is the relation for the dimension of momentum. next is एक क्वांटिटी है बेटा इम्पल्स। अभी नहीं पढ़ी होगी आपने, शायद शायद आपने सुनी हो या ना सुनी हो। तो अभी फिलहाल मैंने इम्पल्स यहाँ पर लिख दिया है। इम्पल्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। इम्पल्स इज डिफाइंड एज चेंज इन मोमेंटम। किसके इक्वल होती है? चेंज इन मोमेंटम के। तो मोमेंटम की जो डायमेंशन होगी वही तो उसमें होने वाले चेंज की डायमेंशन होगी। बताइए, समझ पा रहे हैं? तो इम्पल्स की भी डायमेंशन सेम ही होगी जो मोमेंटम की थी। कितनी थी? एम एल टी माइनस 1। ओके, नेक्स्ट क्वांटिटी है एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है? तो अभी मैंने आपको हिंट में भी ये रिलेशन दिया था, इसको हम जनरली एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज, अगर m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है एंड r इसका रेडियस है, तो सेंटर के अबाउट, जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा होगा, उसके अबाउट इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसका मैग्नीट्यूड mvr के इक्वल। एग्जैक्टली एंगुलर मोमेंटम क्या है ये तो आगे के चैप्टर में हमें पढ़ना ही है। अभी फिलहाल के लिए जब आपको डायमेंशन निकालनी है तो आपको कोई ना कोई रिलेशन पता होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने ये रिलेशन आपको बताया। एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन लिखेंगे तो देखो mv इज द लीनियर मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन ये है, इनटू एल और कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इनटू आर, आर मींस रेडियस, रेडियस मींस डिस्टेंस, दैट मीन लेंथ। तो एल का मल्टीप्लाई और करना है इसमें, तो ये क्या बनेगा? दिस विल बी एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। बताइए, ठीक है? ओके, साथ साथ चल रहा है ना? आगे भी नहीं पीछे भी नहीं, साथ में चलना है। बताइए, ठीक है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है अगर किसी को तो बताइए जल्दी से। ओके, चलिए नेक्स्ट फिर देखिए क्या है। एंगुलर मोमेंटम के साथ एक और वेलोसिटी होती है, इसी इसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी शायद आपने सुनी हो कभी और शायद ना भी सुनी हो। ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको एंड इट इज डिफाइंड एज 2 पाई बाई टी। अगर कोई पार्टिकल टी टाइम में एक साइकिल कंप्लीट करता है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है 2 पाई बाई टी। तो 2 पाई इज द सिंपली एंगल एंड डिवाइडेड बाय टी, दैट मीन टाइम। तो अगर आप डायमेंशन लिखेंगे तो 2 पाई तो डायमेंशन लेस था, टी की डायमेंशन थी, तो ये क्या बनेगा यहाँ से डायमेंशन? डायमेंशन आपको मिलेगी टी टू द पावर माइनस 1। बताइए, ठीक है? ओके, नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट क्वांटिटी इज फोर्स। ऑब्वियसली इसको एफ से रिप्रेजेंट करेंगे एंड फोर्स का एक्सप्रेशन भी आपको पता है। अब फोर्स के लिए m इंटू ए वाला रिलेशन यूज करते हैं। तो फोर्स m इंटू ए, m का मतलब हो गया मास एंड ए की डायमेंशन ये हमने लिखी हुई है ऑलरेडी, एल टी माइनस 2। तो एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2, ये हो गया। नेक्स्ट अदर देन फोर्स देखिए, नेक्स्ट है प्रेशर।
प्रेशर, प्रेशर को कैसे डिफाइन करते हैं? पढ़ा है आपने, प्रेशर तो पढ़ा है आपने। क्या होता है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो F बाई ए, आप अगर डायमेंशन लिखेंगे तो प्रेशर की डायमेंशन कितनी होगी? देखिए F फोर्स mlt माइनस 2 डिवाइडेड बाय एरिया L स्क्वायर। क्या बनेगा ये? तो ml की पावर -1 डिवाइडेड बाय इनटू t स्क्वायर। दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। हो जाएगा? देन नेक्स्ट इज वर्क डन। वर्क डन और एनर्जी दोनों इक्विवेलेंट डायमेंशन होती हैं, क्योंकि आप जो वर्क करते थे, आप किसी मास को कुछ h हाइट पे ले जाते थे तो हम बोलते थे बताइए जो वर्क किया वो कहाँ गया? तो कहाँ गया वो? इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया, ऐसा बोलते थे ना। तो वर्क डन और एनर्जी आपस में इंटर कन्वर्टिबल है। तो वर्क डन और एनर्जी, अब एनर्जी किसी भी टाइप की क्यों ना हो, एनर्जी हीट एनर्जी हो, साउंड एनर्जी हो, या फिर कोई और फॉर्म में हो, केमिकल एनर्जी हो, है ना, समझ पा रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो, एनर्जी मीन्स एनर्जी। तो अगर एनर्जी की बात करेंगे आप या वर्क डन की बात करेंगे, तो आप वर्क डन के लिए जो एक्सप्रेशन यूज करेंगे उसी के इक्वल डायमेंशन आएगी एनर्जी की। तो मैं वर्क डन ही लिख रहा हूँ कि वर्क डन इक्वल होता था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फॉर नाउ। ओके, तो फोर्स की डायमेंशन यहां पर लिखी हुई है एम एल टी माइनस 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मीन्स तो सिंपली एल हो गया। इसको सॉल्व करिए तो ये क्या बनेगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। सो दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ वर्क डन और एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट इज, आपने कभी टॉर्क सुना है? वर्ड टॉर्क, बताइए क्या टॉर्क सुना है आपने कभी वर्ड? चलिए, अगर सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो आगे पढ़ेंगे इसको भी। टॉर्क को हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। तो किसी भी प्रॉब्लम के अंदर अगर मोमेंट ऑफ फोर्स वर्ड यूज किया गया तो इसका मतलब हम टॉर्क की बात कर रहे हैं। अभी फिलहाल के लिए मैं बोल देता हूँ, टॉर्क जो होता है वो इस तरह से रिलेटेड होता है कि टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ, एंड ये इक्वल होता है फोर्स इनटू आर। अब ये एफ क्या है, आर क्या है? एफ फोर्स है, आर डिस्टेंस। अभी फिलहाल के लिए मैं इतना ही बता रहा हूँ। अब एग्जैक्टली क्या है ये तो जब हम पढ़ेंगे तब आपको क्लियर होगा। तो टाउ इक्वल होगा एफ फोर्स, फोर्स डायमेंशन क्या है? तो एम एल टू टी माइनस 2 इंटू एल। तो अगेन आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जो एनर्जी की डायमेंशन थी वही डायमेंशन टॉर्क की भी मिल गई हमको, इंटू एल किया है आपने एडिशनली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क के बाद नेक्स्ट है एक क्वांटिटी होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एंड किसी स्मॉल एम मास के पार्टिकल को अगर आप आर रेडियस के सर्कल के अलोंग रोटेट कराएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर। इसका अगर आप डायमेंशन लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ आई लिखेंगे, सो दिस विल बी मास एम इंटू एल स्क्वायर। तो एम एल स्क्वायर ये बनेगा। बताइए ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और समटाइम्स इट इज रिटन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सा रिलेशन होता है इसके लिए? तो रिलेशन बताइए, क्या ऐसा कोई रिलेशन आपने पढ़ा है? हमने यूज भी किया था, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। अगर दो पार्टिकल हैं एम वन एम टू मासेस के एक दूसरे से स्मॉल आर सेपरेशन पे प्लेस्ड है, उन दोनों ही पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो इस रिलेशन से हम देते थे, विच इज कॉल्ड द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ से G इक्वल दिख रहा है ना आपको, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम वन इंटू एम टू।
वैल्यूज रखेंगे अगेन यहाँ पर, तो वैल्यूज रखेंगे आप, तो आपको जी की डायमेंशन क्या मिलने वाली है? देखिए जी की डायमेंशन क्या मिलेगी, तो आप जी की डायमेंशन देखेंगे तो फोर्स की डायमेंशन, यहाँ पर लिखा फोर्स की डायमेंशन m(L(T)-2 इंटू एल स्क्वायर, आर स्क्वायर मीन्स एल स्क्वायर डिस्टेंस है, अपॉन एम स्क्वायर, ये अल्टीमेटली सॉल्व होकर के बन रहा है m⁻⁻1 L³ T⁻⁻2। ये एक्सप्रेशन यहाँ पर मुझे मिल रहा है फॉर द कैपिटल जी। बताइए ठीक है, ओके ठीक है। नेक्स्ट इज अच्छा, आपने वेवलेंथ वर्ड सुना है कभी? वेवलेंथ बताइए, साउंड वाला चैप्टर पढ़ा होगा ना आपने, वहां पर वेवलेंथ टर्म एक बार यूज होता है। क्या होता है वेवलेंथ? तो दो क्रेस्ट के बीच का जो सेपरेशन, दो कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का सेपरेशन, या दो कॉन्सिक्यूटिव ट्रो के बीच का सेपरेशन, ऐसा कुछ पढ़ा होगा ना आपने। तो अल्टीमेटली दो क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस, दो कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस, दैट मीन वेवलेंथ क्या है? डिस्टेंस है। एंड अगर डिस्टेंस है तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? इसकी डायमेंशन आप लिखेंगे सिंपली, सो दिस विल बी, बताइए क्या होगी इसकी डायमेंशन? एल के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी का रिलेशन तो आपको पता ही है, डेंसिटी मींस कोई एम मास का कोई बॉडी थी, इसका वॉल्यूम v था, तो मास ऑफ द यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द डेंसिटी। डायमेंशन लिखेंगे अगर डायमेंशन, तो डायमेंशन देखिए कैसे लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे कि भाई डायमेंशन जो होगी वो इक्वल होगी m/L³, सो ml-3, ये हो जाएगी। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट टर्म इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन एक क्वांटिटी है, इसको भी आप आगे पढ़ेंगे, 11th क्लास में ही पढ़ेंगे, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। इसका अगर आप, क्या मैंने बोला? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। तो अगर आप इसकी डायमेंशन लिखेंगे तो फोर्स mL(T)-2 डिवाइडेड बाय एल, तो ये क्या बचा? तो सरफेस टेंशन की आपको डायमेंशन जो मिल रही है mL(T)-2 डिवाइडेड बाय एल, सो mt-2। ओके ठीक है भाई, बताइए बच्चों, आपको समझ में आ रहा है ना कि हम क्या कर रहे हैं? हम फॉर्मूले लिखते जा रहे हैं कुछ, जिनका हमें यूज करना पड़ेगा थ्रू आउट इन दिस चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटेंसिटी ऑफ अ वेव। इंटेंसिटी ऑफ अ वेव, किसी भी वेव की इंटेंसिटी की बात हो रही है, इसको भी हम जनरली आई से ही रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए कंफ्यूज मत होइए, आई से हम करंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं, आई से हम इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आई से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम एक ही सिंबल यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज के अंदर। ठीक है, उसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर मैं इंटेंसिटी ऑफ वेव की बात कर रहा हूँ। इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो E/A × T। ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जी है, ये एरिया है, एंड ये टाइम है। डायमेंशन लिखेंगे अगर डायमेंशन, तो एनर्जी डायमेंशन mL2T-2 लिख देता हूं मैं, mL2T-2 डिवाइडेड बाय एरिया L² इंटू टी। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, टी से ये -1 आ गया, तो ये क्या बन गया अल्टीमेटली mt-1। कितना बन गया? mt-1। तो डायमेंशन ऑफ इंटेंसिटी इज mt-1। बताइए ठीक है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 1 मिनट, mlt-1 -1 नहीं हुआ, ये ऊपर माइनस था, mlt-2। देखिए वापस देखिए क्या था,
ये देखिए, ये ऊपर क्या था, -2 था और नीचे t है, तो ये ऊपर जाकर के पावर ऐड हो गई है, mt-3 बना है। कितना बना है, mt-3। तो इंटेंसिटी की डायमेंशन हो गई mt-3। नेक्स्ट टर्म आ रहा है, देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब ये विस्कोसिटी जो टर्म है, ये भी फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर टिल देन हम एक फॉर्मूले की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इस तरह का एक फॉर्मूला होता है 6π η किसी भी स्फेरिकल बॉडी पे लगने वाला फोर्स, ठीक है, इस तरह से डिफाइंड होता है। यहाँ पर जो नीटा आपको टर्म दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, F अपॉन 6π F इंटू 6π ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर ये फोर्स है, यहाँ पर ये रेडियस है उस ऑब्जेक्ट की जिसपे हम फोर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है लिक्विड के अंदर। इस एक्सप्रेशन को यूज करके आपको इसकी डायमेंशन लिखनी होगी। तो इसकी डायमेंशन जब आप लिखेंगे तो डायमेंशन ऑफ नीटा इसको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये देखिए। तो फोर्स की डायमेंशन mlt-2 अपॉन 6π, तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, मैथमेटिकल नंबर है या मैथमेटिकल कांस्टेंट है, तो r एंड v की डायमेंशन और यूज करनी है। तो mlt-2 दिस वाज द फोर्स, अपॉन में r लिखा है, इनटू प्रोडक्ट में v लिखा है, v मींस lt-1। बताइए, ऐसे ही तो था। तो आपको l से l कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, ये कितना आया, ये आ गया ml-1। देन t-1 है, तो अब इस बार t-1 ऊपर जाएगा तो t+1 होगा, तो -2 + 1 तो -1 बचा। तो इस बार आपको जो डायमेंशन मिली है वो ये होगी। देखिए, ठीक है, बताइए कोई कंफ्यूजन आएगा तो। देन नेक्स्ट क्वांटिटी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आईसीएससी बोर्ड से अगर कोई स्टूडेंट होगा तो उसको जरूर पता होगा ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना, क्योंकि हीट वाला चैप्टर है उनके सिलेबस में। तो बताइए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डायमेंशन लिखनी है तो आपको एक ऐसा फॉर्मूला पढ़ाया जाएगा आगे भी कि अगर कोई m मास की बॉडी हो एंड उसके टेम्परेचर को हमें बाय डेल्टा थीटा चेंज करना है, तो उसके लिए हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी। तो ये एक रिलेशन होता है। यहाँ पर ये जो S आपको क्वांटिटी लिखा हुआ दिख रही है, दिस इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट। ये रिलेशन बन रहा है, ठीक है। इसमें Q इज द हीट एनर्जी और थर्मल एनर्जी, m इज द मास ऑफ द सब्सटेंस जो हमें गिवन है जिसका टेम्परेचर रेज करना है, एंड डेल्टा थीटा इज द चेंज इन टेम्परेचर। तो इनके बेसिस पे जब आप डायमेंशन लिखेंगे, इस रिलेशन की बेसिस पे जब आप डायमेंशन लिखेंगे, देखिए एस की, तो डायमेंशन क्या मिलने वाली है, तो हीट एनर्जी मींस ml2t-2। एनर्जी तो एनर्जी है, किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो, अपॉन m मींस m। डेल्टा थीटा मींस डेल्टा थीटा टेम्परेचर की डायमेंशन होती है केल्विन, समटाइम्स थीटा भी आपको लिखा मिल सकता है, तो केल्विन। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो m से m कैंसिल हो रहा है, ऊपर क्या लिखा है, देखिए ऊपर लिखा है L² t-2 k-1। ये एक्सप्रेशन यहाँ पर मुझे बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये सिंपली डायमेंशन यहाँ पर हो गई। ये देखिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक कांस्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं स्टीफन्स कांस्टेंट। स्टीफन्स कांस्टेंट, ये जो बेटा स्टीफन्स कांस्टेंट होता है,
इसके लिए एक इस तरह का फॉर्मूला है जो आप डिराइव भी करेंगे 11th के अंदर ही। दिस इज सिग्मा ई ए टी की पावर 4। इस तरह के एक रिलेशन आएगा आगे आपके सामने। इसमें यहाँ पर ये जो सिग्मा आपको दिख रहा है, दिस इज द स्टीफेंस कांस्टेंट। तो ई बाई ए इंटू टी की पावर 4। यहाँ पर क्या है सारे टर्म बता देता हूं मैं। दिस इज द एनर्जी जो किसी बॉडी की सरफेस से जो थर्मल एनर्जी रेडिएट हो रही है वो ये है। ए इज द एरिया ऑफ द सरफेस एंड टी इज द टेम्परेचर। दिस इज टेम्परेचर। तो आप जब इसकी डायमेंशन लिखेंगे तो इसकी डायमेंशन कैसे लिखेंगे? तो एनर्जी की डायमेंशन तो आपको पता हो ही चुकी है, तो सिग्मा की डायमेंशन आपको लिखनी है। तो ई एनर्जी एम एल टू टी माइनस टू डिवाइडेड बाय एरिया एल स्क्वायर इंटू टी की पावर 4। टी की पावर 4 मीन्स टेम्परेचर की पावर 4 के टू दी पावर 4। इस एक्सप्रेशन में ये कैंसिल हो रहा है। दिस इज एम टी की पावर माइनस टू एंड के टू दी पावर माइनस 4। ये एक्सप्रेशन बनता हुआ दिख रहा है। दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्टीफन्स कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वांटिटी है स्ट्रेस। स्ट्रेस, ये स्ट्रेस जो है वो जनरल लाइफ वाली स्ट्रेस नहीं है, ये फिजिक्स के अंदर स्ट्रेस की बात हो रही है। तो स्ट्रेस इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर और ऑफ अ रॉड। तो इसके लिए आपको दिख रहा है फोर्स अपॉन एरिया ही बन रहा है। तो फोर्स अपॉन एरिया के रिलेशन से अगर आप स्ट्रेस की डायमेंशन लिखेंगे तो डायमेंशन आपको क्या मिलने वाली है? डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। तो आपको प्रेशर की इक्वल ही मिलेगी। तो एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू ये मिल जाएगा। ऐसे ये क्वांटिटी है। देखिए स्ट्रेन, स्ट्रेन जो है इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं। लेट कोई एल लेंथ की रॉड थी, उसको हमने किसी एक एंड से पुल करना स्टार्ट किया तो उसकी लेंथ में कुछ चेंज आ गया, उसकी लेंथ में चेंज आ गया डेल्टा एल का। तो चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू, इसको हम स्ट्रेन बोलते हैं। आपको दिख रहा है ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, तो दोनों ही डायमेंशन सेम है दोनों की, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो रेशियो यहाँ पर आपको 0 मिलने वाला है। इसका मतलब हुआ कि जो डायमेंशन होगी स्ट्रेन की वो 0 हो जाएगी। तो आप इसको बोलेंगे इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, सो इट इज रिटन एज दिस टाइप। ओके, ठीक है। नेक्स्ट टर्म अब एक आ रहा है जो आपने यूज भी कर लिया है क्वेश्चन के अंदर। दिस इज यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस जो होता है उसका रिलेशन क्या होता है? दिस इज डिफाइंड एज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और भी डेप्थ पे हम पढ़ेंगे आगे, बट अभी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन मैंने एक जनरल रिलेशन बता दिया। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जब आप करेंगे तो स्ट्रेन तो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है एंड स्ट्रेस के पास डायमेंशन है। स्ट्रेस की डायमेंशन वही है जो प्रेशर की। तो यहाँ से आप जब डायमेंशन लिखेंगे यंग्स मॉडुलस की तो आपको प्रेशर के इक्वल ही मिलने वाली है एंड ये थी प्रेशर की डायमेंशन। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्लैंक्स कांस्टेंट। देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट, अब ये क्या है? अब 12th के अंदर के फॉर्मूले स्टार्ट हो चुके हैं, 12th के अंदर आप पढ़ेंगे ये। अब वहां पर एक फोटोन थ्योरी पढ़ेंगे लाइट के लिए एंड उस थ्योरी के अंदर आप यहाँ पर एच जो टर्म देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द प्लैंक्स कांस्टेंट। आपको केमिस्ट्री के अंदर भी ये पढ़ने को मिलेगा। तो एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, दिस इज ई बाय न्यू। ई इज द एनर्जी ऑफ अ फोटोन एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन। तो एनर्जी की डायमेंशन और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन दोनों यूज करके आप प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन बता सकते हैं। एनर्जी की डायमेंशन है एम एल टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू डिवाइडेड बाय टी माइनस वन। देखिए क्या बन रहा है, एम एल टू टी माइनस टू, दिस वॉज द एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी तो टी माइनस वन। बताइए क्या बन रहा है, यहाँ पर पावर कम हो जाएगी अल्टीमेटली जब सॉल्व करेंगे। तो दिस वुड बिकम टी माइनस वन, दिस विल बी द डायमेंशन। ओके, ये आपको एक्सप्रेशन मिल रहा है प्लैंक्स कांस्टेंट, स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करना है इसको। नेक्स्ट इज
बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपने शायद कभी सुना हो इसको, है ना। इसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि बेसिकली किसी सिंगल मॉलिक्यूल की, किसी आइडियल गैस के सिंगल मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है उसके हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड वो इतनी होती है। अब मैंने कौन कौन सा टर्म यूज किए हैं इनको अभी एक्सप्लेन करने का टाइम भी नहीं है और जरूरत भी नहीं है। अभी फिलहाल यहाँ पर मैंने ये एक एक्सप्रेशन आपको लिख करके दिखाया, आप इसको यूज करेंगे अगर तो यहाँ से के की डायमेंशन निकाल सकते हैं। के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यहाँ से के आप क्या लिखेंगे, 2E/T। बताइए, ठीक है, ओके। इसमें देखिए यहाँ पर इसमें के की डायमेंशन अगर आप लिखेंगे तो एनर्जी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, टी इज द टेम्परेचर, हियर टी इज द टेम्परेचर। ये स्पेसिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम नहीं है, ये टेम्परेचर है, ये एनर्जी है। तो एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, तो एनर्जी की डायमेंशन आपको पता है कितनी होती है, तो ml2T-2 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर के, तो ml2T-2 K-1, ये हो जाएगा रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज, क्या आपने गैस कांस्टेंट नाम की कोई चीज सुनी है? ये तो डेफिनेटली सुनी ही होगी आपने, बताइए। गैस कांस्टेंट एज वेल एज इस तरह का एक रिलेशन भी आपने सुना होगा। देखिए एक ऐसा रिलेशन भी आपने सुना होगा, PV इज इक्वल टू NRT। सुना है आपने ऐसा रिलेशन? तो एक ये रिलेशन आप गैस कांस्टेंट के लिए, गैस इक्वेशन इसको बोलते थे, ये जानते होंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सप्रेशन है, जिसमें से एक एक्सप्रेशन मैं आपको ये लिखा देता हूँ कि बेसिकली किसी मोनोटॉमिक गैस की जो एनर्जी होती है वो कुछ इस तरह से लिखी जाती है। अगर टी टेम्परेचर पे कोई मोनोटॉमिक गैस है तो उसकी जो एनर्जी होगी वो इस तरह से लिखी जाती है। यहाँ पे जो आर है वो आपको 2/3 E/NT के इक्वल दिख रहा है। स्पेसिफाई करते हैं यहाँ पे कौन सा टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। E इज द एनर्जी, E इज द एनर्जी, N is the number of moles of gas in the given sample, and T is the temperature। T क्या है? टेम्परेचर है, ओके। इस केस में अब यहाँ पर आप सारे टर्म यूज करेंगे तो आप इसकी हेल्प से अगेन डायमेंशन लिख सकते हैं आर की। देखिए डायमेंशन लिखूंगा मैं अगर, तो एनर्जी, ऊपर एनर्जी लिखा है तो ml2T-2। मेरे साथ साथ आप भी ट्राई करिए इसी तरह से, तो आपको भी हेल्प मिलेगी, प्रैक्टिस होगी थोड़ी सी। ml2T-2 ऐसा ही लिखा है ना, डिवाइडेड बाय n, मोल। तो मोल के लिए हम सिंपली मोल ही यूज करते हैं, अपॉन टी, टी मीन्स केल्विन। सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं पूरे पूरे एक्सप्रेशन को, सो दिस विल बी ml²T-2 K-1, एंड प्रोडक्ट में साथ में मोल भी है, साथ में मोल टू द पावर माइनस। तो ये मुझे एक्सप्रेशन यहाँ पर मिल रहा है आर के लिए। देखिए ये एक्सप्रेशन मुझे मिल रहा है, ठीक है, ओके। इसको यूज करेंगे आप गैस कांस्टेंट के लिए। इसके अलावा और भी देखिए कुछ बहुत कुछ और फॉर्मूले हैं, ज्यादा नहीं है, खत्म हो गए ऑलमोस्ट। नेक्स्ट है चार्ज। चार्ज, अब चार्ज के लिए देखिए क्या है, चार्ज के लिए आप यहाँ पर ऐसा रिलेशन एक जानते होंगे, इलेक्ट्रिक करंट आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। तो इस एक्सप्रेशन से हम क्यू को ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर करंट को एक फंडामेंटल यूनिट माना, फंडामेंटल क्वांटिटी माना गया है, एंड करंट से हमने चार्ज को डिफाइन किया है, तो क्यू इक्वल है आई टी के। इसी रिलेशन से अब हम यहाँ पर रिलेशन भी डिराइव करेंगे इसकी यूनिट का, इसकी डायमेंशन का। तो क्यू की जो डायमेंशन होगी वो इक्वल होगी डायमेंशन ऑफ करंट, दैट इज ए, एंड टी, टी मीन्स टाइम, तो ए टी, ये हो जाएगी डायमेंशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब ये भी क्वांटिटी आपको 12th में पढ़ने को मिलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। एंड अगर किसी क्यू चार्ज को हम ई फील्ड के अंदर प्लेस कर देंगे तो उस पर लगने वाला फोर्स इस तरह से डिफाइन होता है। तो यहाँ से ई को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लाइक एफ बाई क्यू, है ना। तो बताइए अभी यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है कि जो डायमेंशन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये इक्वल होगी डायमेंशन ऑफ फोर्स एम एल टी माइनस 2 डिवाइडेड बाय क्यू। क्यू मीन्स डिवाइडेड बाय 80। इसको सिंप्लीफाई करिए ना, क्या दिख रहा है, दिस इज एम एल टी माइनस 3 इंटू ए माइनस 1। बताइए ऐसे ही मिल रहा है ना एक्सप्रेशन। तो ये आपको क्वांटिटी मिल रही है, ये डायमेंशन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। ओके, नेक्स्ट टर्म देखिए, नेक्स्ट टर्म तो अब एक टर्म आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सीबीएसई में था भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आपने डेफिनेटली पढ़ा भी होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बहुत सारे रिलेशन थे, उसमें से एक रिलेशन मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। देखिए ये वाला, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इस तरह से रिलेटेड होता है अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो। मैंने क्या बोल दिया इसके बीच में, अभी इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है और आपके मतलब का भी नहीं है। अभी फिलहाल मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ई एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इनके बीच में एक इस तरह रिलेशन होता है। मतलब यहाँ पर ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज नॉट द एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इज सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम डिफाइन कर रहे हैं। तो सेपरेशन का मतलब हो गया सिंपली डिस्टेंस ही है ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस दोनों के डायमेंशन का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें पोटेंशियल के चेंज की डायमेंशन मिलेगी। चेंज की डायमेंशन मतलब पोटेंशियल की डायमेंशन। तो आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं कि भाई डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा, दिस विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एल। तो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कितना होगा। तो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आपको दिख रही है, इसमें एल का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1। ये एक्सप्रेशन यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बन रहा है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट लास्ट है एक्सप्रेशन, देख लीजिए इसको भी। इसको हम P से या स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस इज गिवन एज Q इंटू एल। ओके, चार्ज, दो चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड Q एंड माइनस Q है, इनके बीच का सेपरेशन अगर L हो तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है, Q इंटू एल। आप अगर यहाँ पर डायमेंशन लिखेंगे तो डायमेंशन देखिए क्या बन रही है, सिंपली चार्ज का मतलब है 80 एंड L का मतलब तो डिस्टेंस है, तो L80 ये डायमेंशन यहाँ पर बन रही है। ठीक है, ओके। तो अभी मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए हैं यहाँ पर, ये वो फॉर्मूले हैं जो आपको अभी जो पैकेज में मैं होमवर्क दूंगा उस होमवर्क को करने के लिए आपको चाहिए होंगे। ठीक है, तो आप सिंपली, आपको कोई भी टर्म यूज होता हुआ दिख रहा है तो आप इसको रेफर करिए, इस पूरे के पूरे सेट ऑफ फॉर्मूले को, उसको रेफर करिए, इसमें ढूंढिए वो क्वांटिटी कहाँ है, देन आपको बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, जो मैं आज होमवर्क आपको देने वाला हूँ। ओके।